नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2024 के आगामी परीक्षाओं के लिए जो मेरे द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज आपके लिए तैयार की गई है उसके ऊपर। तो आज हम हिंदी विषय के पहले मॉडल टेस्ट पेपर की चर्चा करेंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल है। 2 अंक के कुल 10 प्रश्न जो नवीनतम आपका यहाँ से पाठ्यक्रम है, उस नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर जो आपकी एक ब्लूप्रिंट तो आजकल होता नहीं है, यहाँ पर अब क्लस्टर सिस्टम जारी हो गया है। क्लस्टर सिस्टम के आधार पर ही आपको प्रश्न पत्र में आप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमने एक प्रारूप तैयार किया है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न जो है वह उसी पैटर्न पर आधारित रहेंगे जो आपको परीक्षा में 2024 में फरवरी माह में पूछा जाएगा। तो आज हम इस पहले प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 12वीं मॉडल पेपर यहाँ से पहला है, तो आप हिंदी का यह क्या कहलाएगा, हमारे पहला मॉडल टेस्ट पेपर है जिसमें आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपकी शुरुआत होगी। प्रश्न क्रमांक 1 आप देख रहे हैं, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प के चयन के अंतर्गत यहाँ से आपका प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा और कुल कितने प्रश्न पूछे गए आपको, इसमें 6 प्रश्न वस्तुनिष्ठता के आधार पर पूछे गए। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि श्यामनगर जो है, श्यामनगर का राज दरबार किस पाठ के अंतर्गत था? तो आपको पता होगा कि श्यामनगर का जो राज दरबार होता है प्यारे बच्चों, वह कहाँ होता है? पहलवान की ढोलक नाम की कहानी में होता है। उस कहानी को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि यह श्यामनगर का राज दरबार जो होता है यह कहाँ लगता था? तो पहलवान की ढोलक नाम की कहानी में, जिसके रचयिता कौन होते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी के अंतर्गत लुट्टन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह, इस प्रकार के पहलवान देखने को मिलेंगे। तो श्यामनगर के राज दरबार का जो दर्शनीय जीव पूछा गया है वह कौन था प्यारे बच्चों? यहाँ से लुट्टन सिंह। तो इसका करेक्ट या सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लुट्टन सिंह। चांद सिंह जो था, इन्हें क्या कहा जाता था? शेर का बच्चा कहा जाता था। ये पंजाब से आए हुए पहलवान होते हैं, उस कहानी को पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। बादल सिंह कौन थे? तो चांद सिंह के क्या थे उसमें? हाँ, गुरु थे। ठीक, प्रश्न देखेंगे हम यहाँ से। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का क्या नाम था? सिल्वर वेडिंग कहानी जो होती है प्यारे बच्चों, यह वितान की किताब में होती है। वितान में सिल्वर वेडिंग, जूझ, और जूझ क्या होती है? एक वहां से उपन्यास होता है जूझ नाम का। सिल्वर वेडिंग आपकी कहानी है और उसके बाद अतीत में दबे पाव, यह भी आपका एक तीसरा पार्ट है। तो यहाँ से याद रखिएगा, वितान की किताब से लिया हुआ एक प्रश्न है यहाँ पर कि सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था? तो इसमें याद रखना कि यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण और यहाँ पर क्या है इसमें? चड्डा। तो कृष्णानंद पांडे जो है इनको ही क्या कहा जाता है? इनको किशन दा भी कहा जाता है। तो याद रखना उसमें किशन दा किसे कहा जाता था उस कहानी में? तो याद रखिएगा उसमें कृष्णानंद पांडे जी को कहा जाता था किशन दा। तो उसमें यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण, चड्डा, इन चारों में से आप देखेंगे तो सिल्वर वेडी कहानी जो है, इस कहानी के नायक का नाम क्या था? तो भैया इसमें इस कहानी के नायक का जो नाम होता है प्यारे बच्चों, वो कौन थे? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू ही इस कहानी के क्या होते हैं? उसमें आपके यहाँ से नायक होते हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि यशोधर जो बाबू है भैया, यह किसे अपना आदर्श मानते थे? किशन डा को यह अपना आदर्श मानते थे। यह ऐसी आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी अगर आपको पूछ ले कि यशोधर बाबू जो थे वो किसे अपना आदर्श मानते थे? कृष्ण डा को। और किशन डा का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे था। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई यह कहानी होती है, तो इससे भी आप याद रख लीजिएगा कि यह कहानी प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा कि यह कहानी मनोहर श्याम, याद रखना उसमें आप, मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। तो मनोहर श्याम जोशी जो है यह इसके क्या है? आपके इसमें लेखक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उसमें प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ से तीसरा। तो इसमें देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। उर्दू और जो फारसी होती है इसकी छंद शैली किसे कहा जाता है? ये चीज यहाँ पर है। तो गजल जो होती है इसका संबंध तो उर्दू से होता है। रुबाइया जो होती है यह आपको पता होगा फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई थी। चौपाइया जो होता है इसके बारे में याद रखना, यह एक प्रकार का मात्रिक छंद होता है। और इनमें से कोई नहीं, यह आपका चौथा ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, उर्दू एवं फारसी की जो छंद शैली होती है वह क्या कहलाती है? रुबाई कहलाती है। रुबाई जो है इनकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना इनकी जो रचनाएं हैं यह फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा की गई है। तो याद रखना उसमें फिराक गोरखपुरी, यह वही आपके लेखक है जिनके द्वारा क्या की गई है? इसमें इस रुबाइया जो है इस छंद शैली की रचना की गई है। और इनका संबंध किस राज्य से? तो याद रखना उसमें कि उत्तर प्रदेश जो होते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी थे हमारे कौन? यहाँ से फिराक गोरखपुरी। आइए इसके आगे देखते हैं उसमें प्रश्न क्रमांक 4, जूझ पाठ के लेखक है। अब जूझ नाम का जो पाठ होता है आपके पास, यह इस पाठ के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों,
ये जो आपका जूझ है यह किस किताब के अंतर्गत पाठ है? यह आपकी वेतान की किताब में पाठ है। वेतान की किताब मैंने पाठ्यक्रम में आपको सबसे पहले वीडियो में दिखाई थी कि वेतान की किताब जो होती है, इस किताब में इस पाठ का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा इस पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी और क्या है उसमें काला खां। अब मनोहर श्याम जोशी जो है यह तो आपके जोश के क्या है उसमें लेखक हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मनोहर श्याम जोशी जो है इनके द्वारा लिखी गई कहानी क्या होती है इसमें? सिल्वर वेडिंग। इसके बाद देखेंगे तो याद रखना यहाँ से क्या आएगा? आनंद यादव जो है इनके बारे में याद रखना, आनंद यादव के द्वारा लिखा गया यह क्या होता है इसमें पाठ, जिसे आप क्या कहते हैं? जूझ। तो प्यारे बच्चों जूझ क्या है? यह एक प्रकार का क्या होता है? उपन्यास होता है जिसे आनंद यादव जी के द्वारा लिखा गया है। मनोहर श्याम जोशी जी की अभी मैंने बात की, इनकी कौन सी कहानी होती है? सिल्वर वेडिंग। ओम थानवी इनका जो एक पाठ होता है, इनकी कौन सी रचना है? तो याद रखना इनकी रचना का नाम क्या होता है? अतीत में दबे पाव। अतीत में दबे पाव यह आपके ओम थानवी के द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा उसमें कि सिंधु जो घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो याद रखना उसमें अतीत के पाव नाम के इस आपके पाठ में। काला खा जो है या तो ऐसे आपका ऑप्शन जोड़ा है। इसके बाद देखेंगे आप इसमें प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन वाला जो एक पाठ आप देखते हैं इसमें यह कहां पर मिलेगा? आपकी आरोह की किताब के काव्य खंड के साथ वहां पर एक जो गद्य खंड दिया हुआ है, उस गद्य खंड जो दिया हुआ है उस गद्य खंड में देखने मिलेगा। भक्तिन जो है यह जो आपकी यहाँ से रचना है या पाठ जो है, इस पाठ की लेखिका कौन है? तो याद रखना इनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया यह पाठ होता है। इसको याद रखेंगे उसमें महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो कहाँ की थी? झांसी, झूसी, झुंझुनू और क्या उसमें झालावाड़। तो आपको पता है कि यह जो है कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। तो इसको याद रखना झूसी नाम का स्थान कहाँ होता है भारत में? तो याद रखिए गंगा के तट पर होता है। गंगा के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है यह। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि गंगा के तट पर तो है, पर कहाँ पर है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और इसी प्रयागराज को हम प्राचीन समय में क्या कहते थे? इसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो यहीं पर क्या है? यह आपका झूसी नाम का क्या है? यहाँ से एक ऐसा बिंदु रहेगा, यह आपका चंद्र बिंदु, झूसी नाम का स्थान, यहीं की रहने वाली कौन थी आपकी उसमें? भक्तिन। और इसके बारे में एक बात और याद रख सकते हैं आप कि जो झूसी आप स्थान पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसी को ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो इसके बारे में याद रखना है कि इसको प्रतिष्ठानपुरी भी कहा जाता था। मतलब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अंतर्गत ये जो आपका झूसी था, यह प्राचीन समय काल के अंतर्गत प्रतिष्ठानपुरी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं यहाँ से। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। इसमें वीर गाथा काल के बारे में पूछा गया है। अब वीर गाथा काल हम किसे कहते हैं? तो याद रखना उसमें कि हिंदी जो साहित्य होता है उसे कितने कालों में विभाजित किया जाता है? 4 कालों में। उसमें जो सबसे पहला काल होता है प्यारे बच्चों, उस पहले काल को हम क्या कहते हैं? उसमें आदि काल। और इसी आदि काल को ही वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखना आदि काल को वीर गाथा जो काल है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो याद रखना है उसमें कि इसको यहाँ से वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या किया गया है? इनको यहाँ से आदि काल को ही वीर गाथा काल कहा गया है। अब आदि काल के बाद तो आप सभी जानते हैं ना, दूसरा एक काल होता है जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, तीसरा काल है इसे रीति काल कहते हैं, चौथा काल होता है इसे आप आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिया है कि वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो और क्या है उसमें साकेत। अब आपको याद रखना है कि वीरगाथा काल या सबसे पहला जो आदि काल का जो समय काल था, इसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जो प्रसिद्ध रचना थी प्यारे बच्चों, यह कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो क्या थी? उसमें सबसे प्रसिद्ध रचना थी, सबसे प्रारंभिक समय काल की रचना थी। और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना यह चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई रचना है। तो याद रखिएगा उसमें चंदवरदाई जो है उनके द्वारा लिखी गई रचना थी, कौन सी आपकी? उसमें पृथ्वीराज रासो। तो याद रखना चंदवरदाई जो होते हैं यह पृथ्वीराज के समकालीन कवि होते हैं, उनके द्वारा ही क्या लिखा गया है उसमें? पृथ्वीराज रासो। यह एक प्रकार का क्या होता है? आपका महाकाव्य होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं रामचरितमानस, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इसका हमारा यह उद्देश्य नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ से
किसका प्रश्न का क्या उत्तर है यह बताना। क्या पता अगर कल को आपको प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि पद्मावत के लेखक, पद्मावत जो है इस महाकाव्य के लेखक का क्या नाम है, तो इस प्रकार से आपको विस्तृत वर्णन थोड़ा सा इसमें पढ़ना है, विस्तृत उल्लेख थोड़ा सा यहाँ से देखना है, ताकि आप दूसरे अन्य आपके जो क्या होंगे इसमें प्रश्न होंगे उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें तैयार रहेंगे। ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा इसको देखते हैं यहाँ से। हाँ, रामचरितमानस जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना यह तुलसीदास के द्वारा क्या है उसमें लिखा गया ग्रंथ होता है। यह महाकाव्य पद्मावत किसके द्वारा लिखा जाता है, तो याद रखिएगा यह मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई रचना होती है आपकी पद्मावत। और अंतिम में देखते हैं आप साकेत। साकेत भी एक प्रकार का महाकाव्य होता है और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया होता है। इसमें ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा लिखी गई रचना क्या होती है इसमें साकेत। ये सारे के सारे प्यारे बच्चों, ये सभी जितने भी आपके ऑप्शन यहाँ वस्तुनिष्ठ में आप देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपके क्या होते हैं यहाँ से महाकाव्य है। तो यह हमारा पहला प्रश्न जो है यह समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ से 6 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने अंक का था, 1 अंक का था। और स्वाभाविक सी बात है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो 1 ही अंक के होते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आपको कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और इसके कुल कितने प्रश्न है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके कुल कितने प्रश्न है, आपको 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है प्यारे बच्चों, इसमें 1 अंक का है। तो आपको यहाँ से देखना है कि 1 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे, इसमें 6। रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप क्या है, यहाँ से याद रखिएगा कि रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप आपको यहाँ से लिखना है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि रवि पूर्व से निकलता है। इस वाक्य के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऐसे ये चिन्ह, इसको क्या कहा जाता है, इसको अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। एक बात थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा आप, ये जो चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो चिन्ह बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, इस प्रकार से जो चिन्ह जो ऊपर की ओर, अर्थात एक चिन्ह ऐसा होता है, दूसरा चिन्ह ऐसा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उसमें अवतरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। पर जब आप इसको क्या कर देते हैं, उसमें दुगने रूप में लगाते हैं, तो यह क्या कहलाता है, हमारा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि इस वाक्य के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है यहाँ से कि रवि पूर्व से निकलता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से आपका यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा ये जो है का शुद्ध रूप बताना, ये क्या लगाएंगे उसमें पूर्ण विराम। तो यहाँ से थोड़ा सा, और यह जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि यह पहले से ही क्या है, इसमें एक शुद्ध रूप लिखा हुआ है, जिसे हमने क्या लिख दिया इसमें रवि, जबकि यह प्रश्न इस प्रकार से था कि यहाँ पर जो रवि था इसके ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ इस पर बड़ी की मात्रा देखने को मिलती है और यह बड़ी की जो मात्रा होती है यह एक प्रकार का क्या होता है, अशुद्ध होता है। और इस रवि को फिर क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार से शुद्ध लिख सकते हैं रवि। तो यह जो पहला प्रश्न देख रहे हैं यह ऑलरेडी पहले से ही क्या है, उसमें शुद्ध लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या रहेगा उसमें रवि, रवि का मतलब यहाँ से याद रखना कि यह ऐसे रवि लिखा हुआ था जो एक प्रकार का अशुद्ध शब्द था। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है उसमें रवि में कौन सी मात्रा आती है, छोटी की मात्रा। तो इसमें याद रख लेना है कि यह ऑलरेडी पहले से क्या है, उसमें शुद्ध होता है। ये पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर कि फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध खालिस्तान है। फांसी नाम की जो रचना थी इसमें यहाँ से एक अनुस्वार आ जाएगा। तो फांसी जो है यह जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो फांसी जो होती है इनके द्वारा लिखी गई रचना है। जैनेन्द्र कुमार का एक पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसमें एक निबंध शामिल है जो बाजार दर्शन नामक एक निबंध है। तो आपको याद रखना है कि जैनेन्द्र कुमार जो है इनका द्वारा जो फांसी लिखा गया है यह क्या होता है, तो इसे याद रखना, यह एक प्रकार का कहानी संग्रह होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा कि फांसी क्या है, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया क्या होता है प्यारे बच्चों, एक कहानी संग्रह होता है। तीसरा प्रश्न आप देखते हैं, वर्ष 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से खालिस्तान पुरस्कार मिला। इसमें धर्मवीर भारती यह वही व्यक्ति प्यारे बच्चों जिनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई है, जिनके द्वारा क्या लिखी गई है, उसमें गुनाहों का देवता, गुनाहों का जो देवता है वह किसकी रचना होती है, तो याद रखना है गुनाहों का जो देवता रहेगा यह धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई रचना होती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा इन्हें क्या दिया गया है, तो याद रखना इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह बात आपको याद रखनी, जब इन
कवियों का जब आप लेखक परिचय, साहित्यिक परिचय जब आप इस यहाँ पर पढ़ेंगे, तब आपको इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। पर आप देख रहे हैं कि 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से खालिस्तान पुरस्कार मिला। यह प्रश्न विगत वर्षों में 3 बार आपको परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, देखिए, तो आपने क्या देखा कि उन्हें क्या मिला था, इसमें पद्मश्री पुरस्कार। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द। देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, उन्हें हम क्षेत्रीय शब्द के नाम से जानते हैं। जबकि जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, जब उनका हिंदी भाषा में प्रयोग हो जाता है प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं देशज शब्द भी कहते हैं उन्हें। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष रूप से क्या होते हैं, किसी विषय विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्या पूछा गया है कि ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, तो क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा, इन्हें क्षेत्रीय शब्द कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि क्षेत्र विशेष के बोले जाने वाले शब्द हमारे क्षेत्रीय शब्द। दूसरा प्रश्न यहाँ से देखेंगे, खालिस्तान हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे कहा गया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो महाकाव्य होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न में बताया था कि रामचरितमानस जो होता है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, यह क्या होता है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका क्या उत्तर हो जाएगा, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है, यह प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य होता है। अंतिम प्रश्न इसमें देखेंगे हम यहाँ से। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति खालिस्तान थी। हरिवंश राय बच्चन की सबसे पहली रचना, उनके द्वारा लिखी गई सबसे पहली रचना को पूछा गया है। तो हरिवंश राय बच्चन, यहाँ से जब आप देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस प्रकार से इनकी काफी सारी रचनाएं होती है, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, ये भी सारी की सारी क्या है, मधु कलश, इन्हीं की रचना है। तो इनकी जो सबसे प्रथम कृति होती है वह कौन सी होती है, तो याद रखना तेरा हार, इस प्रकार से रहेगा, याद रखिए। इनकी जो सबसे पहली रचना होती है वो क्या होती है, तेरा हार। और इस तेरा हार नाम की जो रचना थी, इसको इनके द्वारा किया गया था वर्ष 1929 के, यहाँ पर वर्ष 1929 में लिखा गया था। तो याद रखना, इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर रिक्त स्थान, तो कुल आपके 6 रिक्त स्थान है, जिसमें जो सबसे पहला रिक्त स्थान था उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि इसमें रवि जो है, यह आपका एक प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ पर यह बड़ी की मात्रा थी, जिसका शुद्ध रूप क्या रह जाता हमारे यहाँ से, रवि। तो यह प्रश्न जो है, यह पूर्ण रूप से एक प्रकार से शुद्ध ही यहाँ पर टाइप कर दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। यहाँ पर इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक तीसरा, सत्य असत्य कथन लिखिए। सत्य असत्य बताना है, सत्य असत्य से संबंधित जो होते हैं ये भी आपको वस्तुनिष्ठता के आधार पर प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इससे कुल कितने प्रश्न बनाए हुए हैं, यहाँ से याद रखिएगा 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी। बिल्कुल सही प्रश्न है यह कि किशोरी लाल जो थे, उनकी जो पहली कहानी है वह कौन सी थी भैया, इंदुमती। तो इंदुमती जो होती किसकी कहानी है, किशोरी लाल की कहानी है, और किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई क्या है, यहाँ पहली कहानी है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, तो यह कैसे हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि यह कथन कैसे है, तो यहाँ से याद रखिए, यह बिल्कुल ही कैसा है, यहाँ से सत्य कथन है, तो इसके बारे में याद रखना। दूसरा क्या है, शिरीष अद्भुत अवधूत है। बिल्कुल सही बात है, यह आपका सत्य कथन है। दूसरा वाला भी, शिरीष के फूल की जब हम बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक जो निबंध होता है, एक पाठ जो आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है, शिरीष का फूल, उसमें बताया गया कि शिरीष जो होता है एक अद्भुत अवधूत होता है, मतलब एक सन्यासी की तरह होता है, जो निरंतर बिना किसी बाधा के निरंतर क्या करता है, लगातार रूप से वहां से खिलते रहता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के क्या होती है, उसमें जो माह होते हैं, अलग अलग जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उसमें भी क्या होता है, वह शिरीष अवधूत के रूप में, सन्यासी के रूप में क्या करता है, उसमें खिलते रहता है। तो इसे शिरीष को क्या बताया गया है, अवधूत। और यह भी कैसे कथन होता है उसमें, यह भी बिल्कुल एक सत्य कथन है। शिरीष को अवधूत की संज्ञा प्रदान कर दी गई है, सन्यासी की संज्ञा प्रदान की गई है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। एकांकी दृश्य काव्य की जब हम बात करते हैं, दृश्य काव्य क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे काव्य
जो क्या होते प्रदर्शित किए जाते हैं, अभिनय के द्वारा उन्हें हम क्या करते हैं दिखाते हैं, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर क्या किया जाता है लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे काव्य हमारे क्या होते हैं उसमें दृश्य काव्य। अब एकांकी जो होता है, नाटक जो होता है, ये ऐसी विधा होती है गद्य की जो सदैव क्या होती है दृश्य काव्य के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह एक बिल्कुल सत्य कथन है कि एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। इसमें एकांकी की जगह नाटक भी यदि होता तो वह भी क्या होता दृश्य काव्य का ही रूप होता। हालांकि एकांकी जो होता है उसका जो स्वरूप होता है वह लघु होता है, और नाटक का जो स्वरूप होता है प्यारे बच्चों वह वृहत या विस्तृत होता है। तो यह कथन भी कैसा है आपका बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसे भी याद रखिएगा कि यह भी कैसे हो जाएगा हमारे यहाँ से सत्य कथन हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जहां कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ पर बताया गया है कौन सा अलंकार होता है व्यतिरेक, जहां कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है। अब ये बताइए जहां पर कारण के बिना, बिना किसी कारण के, मतलब कारण के बिना का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कारण नहीं है और कारण के बिना ही आप क्या कर रहे हैं वहां पर कार्य को संपादित होते हुए दिखा रहे हैं या बता रहे हैं। तो जब कारण ही ना हो जाए, याद रखिएगा उसमें जब कारण ना हो और कारण के ना होने पर भी कार्य का संपादन होता है, कार्य करते हुए बताया जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखना इस स्थिति में यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका उत्तर तो क्या होता विभावना अलंकार हो जाता, पर यहाँ पर क्या कहा गया है व्यतिरेक अलंकार कहा गया है। तो यह आपका क्या हो जाएगा एक असत्य कथन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ जो चौथा पॉइंट है ये कैसा है आपका असत्य कथन है। विभावना अलंकार के आपने उदाहरणों में देखा होगा कि उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है, वह कौन सा उदाहरण होता है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए बिनु पानी बिनु साबना निर्मल करे सुबह। यह उदाहरण जो होता है प्यारे बच्चों यह किसका उदाहरण होता है विभावना अलंकार का होता है। जबकि हम व्यतिरेक अलंकार की जब हम बात करते हैं तो व्यतिरेक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जहां पर उपमान और उपमेय, कभी आपने ऐसा यहाँ पर पढ़ा होगा उपमान और एक दूसरा क्या होता है उपमेय होता है। जिस अलंकार में क्या होता है उपमान को लज्जित करके बताया जाता है, उपमान को निम्न बताया जाता है, और उपमेय जो होता है इसकी वहां पर प्रशंसा की जाती है, और उपमेय जो है इसे उच्च गुणों वाला बताया जाता है। मतलब उपमेय को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए और उपमान को क्या कर दिया जाए लज्जित कर दिया जाए, एक ऐसा अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। जिसमें चंद्रमा को, उसका एक उदाहरण भी होता है चंद्रमा सकलंक मुख निष्कलंक। तो यहाँ पर समता कैसी, मतलब चंद्रमा को क्या बताया गया है उसमें कलंकित बताया गया है, और मुख को क्या बताया गया है निष्कलंकित बताया गया है कि चंद्रमा कैसा है एक कलंक युक्त है, और जो मुख होता है वह कैसा है बिना कलंक वाला है, मतलब कलंक रहित होता है। इन दोनों के बीच में कैसी समता कर सकते हैं, मतलब समानता यहाँ पर चंद्रमा और मुख के अंतर्गत नहीं की जा सकती। इस प्रकार की चीजें किसमें बताई जाती है व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत। तो व्यतिरेक अलंकार हमने यहाँ से देखा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विभावना अलंकार। यह सत्य असत्य में आपको पूछा गया है, अर्थात यह कैसा कथन हो जाएगा असत्य कथन। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। इसको याद रख लेना है, करने और की जो है ये दोनों अलग अलग शब्द है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। आप ही सोचकर बताइए प्यारे बच्चों कि यह सत्य होगा कि असत्य होगा। बिंब विधान का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से किसी छाया चित्र या इमेज का जो निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहेंगे उसमें बिंब विधान कहेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ किसी प्रकार से एक आवाज निकालता हूँ या कोयल की आवाज निकालता हूँ तो आपके मस्तिष्क में क्या हो जाएगा एक कोयल का छायाचित्र निर्मित होने हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं किसी हाथी की मैं बात करता हूँ कि हाथी आया बड़ा शरीर लेकर हाथी आया, तो इस वाक्य के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा हाथी का चित्र हमारे मस्तिष्क पटल पर क्या होने लगता है अंकित होने लगता है। अगर मैं रेलगाड़ी या ट्रेन की बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा ट्रेन का एक फोटो या एक बिंब या एक इमेज क्या हो जाएगा अंकित होने लगेगा, आपके मस्तिष्क में वहां आने लगेगा। उसी चीज को क्या कहा जाता है बिंब कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। यह बिल्कुल सत्य कथन होता है कि बिंब जो होता है यह आपकी भावनाओं को क्या कर देता है उत्तेजित कर देता है। यदि शेर 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 का उल्लेख अगर मैं कर दूं, शेर के बारे में बता दूं, तो आपके अंदर से एक जोश निकलेगा कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर शेर के बारे में बताया जा रहा है। तो यह एक प्रकार का क्या कहलाएगा बिंब विधान। तो यह हमारा सत्य कथन है। अंतिम में यहाँ से देखते हैं कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। इसमें याद रखना कैमरे के सामने जो
बैठा अपाहिज जो होता है यह एक प्रकार का पाठ भी होता है जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया पाठ है। तो यहाँ से याद रखना कि कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ क्या होता है, दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत कि जो दर्शक होते हैं या जो भी व्यक्ति होते हैं, जिसे हम श्रोतागण भी कह सकते हैं, और श्रोता क्या होते हैं जो रेडियो के अंतर्गत वहां पर क्या होते हैं, मुख्य भाग होता है उसका रेडियो का, वो श्रोता ही होता है। तो वो श्रोता हो सकते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो कैमरे के सामने वाला जो व्यक्ति होता है उससे रुलाने की भावनात्मक अभिव्यक्ति जो होती है वह भी क्या होती है यहाँ से प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ क्या है, दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, बिल्कुल होती है। यदि एक ऐसा आपके सामने किसी भी प्रकार का क्या है उसमें भाव प्रस्तुत कर दिया जाए जिसमें बहुत ज्यादा मार्मिकता होगी, जिसमें एक जुड़ाव होगा, लोगों से लगाव होगा, उनकी वेदनाएं या समस्या या दुखों का वहां पर उल्लेख कर दिया जाए, वर्णन कर दिया जाए, बहुत सारा छाती पीट पीट कर यदि कोई रोना स्टार्ट कर दे, प्रारंभ कर दे, तो हम वहां पर क्या करेंगे, वो जो दर्शक होते हैं उनको रुलाने की भी क्या कर सकते हैं, उसमें कोशिश कर सकते हैं। यह बिल्कुल क्या होता है, सत्य कथन होता है। तो याद रखिएगा यह भी सत्य कथन है। तो आपने यहाँ से देखा था कि किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, ये बिल्कुल यहाँ से आप देख रहे हैं ये सत्य कथन हो जाएगा। शिरीष अद्भुत अवधूत होता है, उसे सन्यासी बताया गया, यह भी सत्य कथन है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, यह भी सत्य कथन होता है। एकांकी नाटक दोनों के दोनों प्यारे बच्चों ये आपके दृश्य काव्य का ही रूप होते हैं। जहां कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहां व्यतिरिक अलंकार होता है, यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यह एक प्रकार का असत्य कथन रहेगा, तो इसको याद रख लीजिएगा कि यह कथन कैसा है, यह हमारा असत्य कथन है, क्योंकि ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं, विभावना, व्यतिरेक नहीं कहते। व्यतिरेक के अंतर्गत तो कुछ अलग चीजें होती है। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, यह बिल्कुल सही बात है, यह भी हमारा क्या है उसमें सत्य कथन है। और अंतिम में जब आप देखते हैं तो क्या कैमरे के सामने जो बैठे हुए दर्शक है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे सामने क्या है उसमें बैठे हुए एक दर्शक की भांति है, तो क्या मुझ में एक ऐसी क्षमता है कि मैं आपको यहाँ से रुला सकता हूँ? यह बिल्कुल सही बात है। यदि मैं कुछ इस प्रकार की चीजों का उल्लेख कर दूं तो वहां से आपका हृदय पिघल कर आ जाएगा, आप रोने लगेंगे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है, इसलिए यह हमारा क्या होता है वहां पर एक सत्य कथन होता है। तो सत्य असत्य से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कुल 6 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न आपका क्या था, 1 अंक का था। इसके बाद देखेंगे हम चौथा जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर सही जोड़ी मिलान जो है, सही जोड़ी मिलान को पूछा गया है यहाँ पर। हाँ, इसमें जब आप देखते हैं तो यहाँ से आपको कुल 7 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ से 1 अंक का है, यहाँ से 7 प्रश्न रहेंगे और सातों का 7 जो है यहाँ से सही जोड़ी में आपको देखना है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, सही जोड़ी मिलान के लिए इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंतर्गत सही जोड़ी आपको तभी बनेगी जब आपको प्रत्येक पाठ के बारे में और विभिन्न प्रकार का जो आपका पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में आपने भली भांति रूप से पढ़ाई की हो। एकदम से आप किसी भी प्रकार से सही जोड़ी का मिलान जो होता है वो यहाँ से नहीं हो पाता है। पर यदि आप क्या करते हैं, कुछ अगर आपने यहाँ से 3 से 4, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर सही जोड़ी दी है। अगर आपने 3 से 4 भी यदि आपको यहाँ से तथ्य पता होते हैं कि ये 3 से 4 भी सही जोड़ी का आप सही मिलान कर सकते हैं, तो आप वहां से 1 या जो 2 बचे होते हैं आप उन्हें अपनी मानसिक अवधारणा के आधार पर अपने अपने विचार के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसका मिलान कर सकते हैं। पर इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पास ये होनी चाहिए कि आपको उसकी जानकारी होना आवश्यक होता है कि आपसे आपको क्या चीजें है। अब देखिए इसमें पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिलाएंगे। पहला लिखा है चुंबक का जादू, दूसरा है उसमें आख्यानक गीतिया, दृश्य का संबंध, ये दृश्य लिखा हुआ है हमारे यहाँ से इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे धरित्री, यहाँ से निर्धुम, धरित्री निर्धुम के बारे में भी एक बात याद रखना, निर्धुम का मतलब होता है धुआं रहित, इसको याद रख लीजिएगा। निर्धुम मतलब होता है धुआं रहित, जहां पर धुआं नहीं होता। और धरित्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना इसका अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। याद रखना पृथ्वी होता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं उसमें धरती कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद रस्सी है या सांप, और उसके बाद अंदर और बाहर, ये 2 प्रकार के शब्द यहाँ पर एक युग्म के रूप में है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग इसके मध्य में किया गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अग्निकुंड, दूसरे में आप देख रहे हैं शब्द युग्म, संदेह अलंकार, लोहे पर, बिहारी सतसई,
अतीत में दबे पाँव, और यहाँ क्या लिखा है स्मृति। इसके लिए यदि आप एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहला देखिए आप इसमें क्या लिखा है, चुंबक का जादू। अब आप सभी जानते हैं बच्चों कि चुंबक जो होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पर लटकता है। हम क्या कहते हैं भैया, चुंबक का जादू देखेगा। देखो इस प्रकार से अगर क्या होता है कि यह एक प्रकार से आप देख रहे हैं, यह क्या है, एक प्रकार के काला चुंबक। अब इस काले चुंबक के ऊपर मैंने क्या कर दिया, जादू दिखाने वाला हूं मैं, ऐसा बता के यदि आपको क्या कर दूंगा मैं, इस आपके लोहे को मैंने यहाँ से लटका दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा, चुंबक का जादू हो जाएगा। तो चुंबक का जादू किसके ऊपर चलता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है आपको, चुंबक का जो जादू होता है वो लोहे पर चलता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि चुंबक का जादू किस पर चलेगा, लोहे पर। तो पहला जो है यह किसके लिए आ जाएगा, इस पे चौथे के लिए। तो याद रखना है यहाँ से कि ये जो चुंबक का जादू है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा चौथा। मतलब चुंबक का जादू किसके लिए प्रयोग हो जाएगा, लोहे के लिए। दूसरा लिखा है आख्यानक गीतियां। अब आख्यानक जो गीतियां होती है, ये आख्यानक गीतियों को सबसे ज्यादा किसने रचित किया है, तो याद रखिएगा उसमें रीति काल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि है बिहारी। बिहारी के द्वारा श्रृंगार रस का जब प्रयोग किया गया था, ये श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक होते हैं बिहारी, तो इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की आख्यानक गीतियां लिखी गई थी, जिसमें इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण रचना होती है बिहारी सतसई। तो आख्यानक गीतियां जो है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो होता है वह क्या होता है, बिहारी सतसई होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि ये जो आप आख्यानक गीतियां देख रहे हैं, यह आपका इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, इसमें यहाँ से पांचवें ऑप्शन का प्रयोग हो जाएगा। ये आख्यानक गीतियां जो होती है ये आपकी क्या होती है, बिहारी सतसई नाम की जो रचना है, जिसमें बिहारी ने यहाँ पर काफी सारे दोहे आदि का वर्णन किया है, माफी चाहता हूँ, उल्लेख किया है। देखिए दृश्य का संबंध, दृश्य का संबंध किससे होता है, जब हम देखते हैं किसी प्रकार की चीजों को, जब हम याद करते हैं कि यार मुझे वह दृश्य याद नहीं आ रहा है, या यदि मैंने किसी चीज को क्या है देखा हुआ होता है, आज से 2 साल पहले यदि मैं भोपाल गया हुआ था, या ताजमहल जो था वहां पर, ताजमहल अगर हमने देखा भोपाल में, अगर हमने क्या कर दिया, भोज सागर झील को देखा भोपाल में और ताजमहल को आगरा में देखा, तो वह एक प्रकार का हमारे लिए क्या होता है, दृश्य होता है, एक याददाश्त के रूप में होता है। तो दृश्य का संबंध हमारे किससे होता है, कि याददाश्त से होता है। तो मैं ऐसा मत सोचिएगा कि ताजमहल भोपाल में कहा जाएगा, भोपाल जो है उसके बारे में बता रहा था। ये जो पिन होता है ये थोड़ा सा अटक गया था इसलिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होता है देखना है, इसको अच्छे से देखिए। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि दृश्य का संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो दृश्य का संबंध होता है हमारी याददाश्त से, हमारी स्मृति से, कि हम किसी चीज को कैसे पहचान सकते हैं कि क्या हम वहां गए नहीं गए, विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है। तो यहाँ से याददाश्त का संबंध होता है दृश्य से। तो आपने लिखा है यहाँ से दृश्य का संबंध, तो याददाश्त ही एक प्रकार की क्या होती है, स्मृति होती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि दृश्य का संबंध किससे हो जाएगा, स्मृति से हो जाएगा। तो यहाँ पर दृश्य का जो संबंध लिखा है इसके लिए कौन सा यहाँ से पॉइंट हो जाएगा, 7वां पॉइंट इसके अंतर्गत सुमेलित हो जाएगा। चौथा लिखा है धारित्री निर्धुम, मतलब पृथ्वी जो हो जाती है, इसको आपने पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस पाठ के अंतर्गत, कि धारित्री निर्धुम कौन हो जाता है, एक अग्निकुंड हो जाता है। अग्नि का मतलब आग के जैसा दिखने वाला फूल कौन होता है, शिरीष का फूल। तो शिरीष के फूल से जब खिला हुआ एक यहाँ से क्या लदा हुआ क्या होता है, एक वृक्ष होता है, तो आपको याद रखना है कि उससे यहाँ पर क्या होता है, धुआं से रहित एक अग्निकुंड देखने को मिलता है हमें पृथ्वी पर, जिससे धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, पर वह लाल लाल रंग का होने के कारण क्या होता है, एक अग्निकुंड की तरह प्रतीत होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है, बिना धुआं की, एक क्या अग्निकुंड के जैसे। यह सीरीज के फूल वाले आपके वहां से पाठ में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, अतीत में दबे पाव, संदेह संदेह अलंकार, शब्द युग्म, क्या लिखा है, अग्निकुंड। तो आपको याद रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं धरित्री निर्धुम, इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, तो इसके लिए याद रखना है यहाँ से किसका प्रयोग हो जाएगा, धरित्री निर्धुम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अग्निकुंड। अभी मैंने बताया उसमें कि यह अग्निकुंड के रूप में रहेगा, जो कैसे होता है, यहाँ पर याद रखना है आपको, एक धुआं रहित अग्निकुंड होता है, शीर्ष के फूलों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो याद रखना उसमें कि धरित्री निर्धुम कौन होता है, अग्निकुंड। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, पहला वाला जो नंबर है वो किसके लिए प्रयोग हो जाएगा, यहाँ से धरित्री निर्धुम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कहाँ होता है, तो याद रखना इनका जो वर्णन है वो अतीत में दबे पाव, ये जो आपकी रचना होती है, तो इस अतीत में दबे पाव नाम की रचना में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता है इसमें वर्णन। तो पांचवें, ये जो पांचवा पॉइंट है आपका यहाँ से प्रश्न के रूप में, इसके लिए किस पॉइंट का प्रयोग हो जाएगा, इसमें छठवा। तो इसका सही मिलान क्या है, यहाँ पर छठवा आ जाएगा। रस्सी है या सांप, इस आपको मैंने इसके बारे में संदेह अलंकार की चर्चा मैंने आपको वर्ष 2023 के प्रश्न पत्र में भी की थी, कि रस्सी है या सांप,
घर है अथवा ताजमहल, सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, किसारी है, किनारी है, किनारी है, किसारी है। इस उदाहरण की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यह उदाहरण भी जो होता है, यह किसका होता है? संदेह अलंकार का उदाहरण होता है। और इस प्रकार के अलंकार में जब आप देखेंगे या, अथवा, की, किंवा, किंधो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। यह कौन से अलंकार का है? यहाँ से उदाहरण संदेह अलंकार का। तो ये एक बात आपको याद रखना है कि रस्सी है या सांप, यह किसके लिए प्रयोग कर दिया जाएगा? संदेह अलंकार के लिए। तो इसमें छठवां जो आप प्रश्न देख रहे हैं, रस्सी है या सांप, इसके लिए कौन सा आ जाएगा? इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है, यह उपयुक्त ऑप्शन है। अंदर बाहर, यह एक प्रकार का क्या है? शब्द युग में दो शब्दों का जोड़ा है। एक अंदर और बाहर, मतलब यह क्या है? एक दूसरे के विपरीत अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। और जहां विपरीत अर्थ के लिए प्रयोग होता है, हम उसको क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। तो अंदर बाहर किसके लिए प्रयोग हो जाएगा? तो याद रखना, यह जो है आपका यहाँ से शब्द युग्म के लिए प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कौन आ जाएगा? यहाँ से दूसरा आ जाएगा। एक बार हम इसको पुनः थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखिएगा उसमें क्या होता है, देखना। चुंबक का जादू जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसमें चुंबक का जादू है, यह किसके ऊपर चलेगा? तो याद रखना, चुंबक का जो जादू रहेगा, हाँ, चुंबक का जादू किसके ऊपर होता है? लोहे पर होता है। तो इसमें आप पहले का क्या हो गया? इसमें चौथा वाला। आख्यानक गीत या इसका उल्लेख कहाँ पर है? बिहारी के द्वारा उनकी रचना बिहारी सतसई में। दूसरे में क्या आ जाएगा? उसमें 5। दृश्य का संबंध किससे होता है? किसी एक प्रकार के दृश्य या वहां पर किसी भी प्रकार की कहानी से होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक घटना जो हमें याददाश्त के रूप में रहती है, वो दृश्य का संबंध होता है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? स्मृति से क्या होता है? दृश्य का संबंध। तो तीसरे में आपने क्या देख लिया? इसमें 7वां। धरित्री निर्धूम का जो है, उसमें धुआं रहित जो हमारी धरती होती है, वो एक अग्निकुंड के जैसे दिखती, पर कब दिखती है? जब वो सिरेश के फूलों के लिए उसका प्रयोग कर दिया गया जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पर कि यह जो आपका चौथा पॉइंट है, इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा? इस पहले वाले का। ये आपने देखा है इसमें पहला। सिंधु घाटी सभ्यता अतीत में दबे पाव के अंतर्गत इसका उल्लेख है। तो ये जो 5वां है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है? इसमें 6वें वाले पॉइंट का प्रयोग हो जाएगा, अतीत में दबे पाव। रस्सी है या सांप, ये किसके लिए प्रयोग हो जाएगा? संदेह अलंकार के लिए। तो आप देख रहे हैं रस्सी है या सांप, ये 6वें पॉइंट में किसका प्रयोग हो रहा है? इसमें तीसरा वाला आ जाएगा। उसके बाद अंदर बाहर जो आप देख रहे हैं, यह एक प्रकार का क्या होता है? इसमें शब्द युग्म होता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा हमारा? इसमें दूसरा वाला शब्द युग्म। तो यह हमारी क्या रहेगी? इसमें सही जोड़ी। इसके पश्चात जब आप देखते हैं, सही जोड़ी के पश्चात अंतिम वाला एक जो प्रश्न होता है, इसमें भी कुल आपको यहाँ से 7 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने अंक का है? यहाँ पर 1 अंक का है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से एक आपके वाक्य में या एक शब्द में आपको क्या देना है? यहाँ से उत्तर देना है। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये उत्तर देखिए, यह एक प्रकार से आपका अंतिम क्या है? वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न होता है। तो जिसके अंतर्गत आप क्या देखते हैं? उसमें पहले सही विकल्प देखा हमने, रिक्त स्थान देखा, सही जोड़ी का मिलान देखा, सत्य असत्य देखा। अब ये आपका सबसे अंतिम प्रश्न रहेगा। पहला पॉइंट क्या कहा गया है? देखिए उसमें कि विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा है प्यारे बच्चों कि विपरीतार्थक शब्द युग्म कौन होता है? शब्द युग्म तो रहेगा, मतलब शब्दों का क्या होगा? एक जोड़ा, पर उसमें कैसे अर्थ होंगे? वो एक दूसरे का विलोम अर्थ होगा। तो विपरीतार्थक का तात्पर्य क्या होता है? जो विलोम अर्थ को प्रकट करेगा वही क्या कहलाएगा? विपरीतार्थक। तो इसमें विपरीतार्थक शब्द युग्म का जो एक उदाहरण है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो याद रखना, जैसे एक उदाहरण मैं कह दूं, इसमें सुबह, सुबह का क्या लिखेंगे? उसमें शाम, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उसमें विपरीत अर्थ होते हैं। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे यहाँ से याद रखना है, इसमें अधर्म लिखा रहेगा, तो अधर्म का जो विपरीत अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका धर्म हो जाएगा। ऐसे काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे पवित्र का अपवित्र हो जाएगा, शांति का अशांति हो जाएगा, अपराध का निरपराध हो जाएगा। काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं। मतलब विलोम जो शब्द होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे? विपरीतार्थक शब्द युग्म कहलाएंगे। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? इसको याद रखना। चांद सिंह जो था, इनके गुरु का नाम यहाँ से याद रखिए। उसमें पहलवान की ढोलक कहानी से पूछा गया एक प्रश्न है ये, जिसे फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना, उसमें चांद सिंह जो होते हैं उनके गुरु का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या है? उसमें प्यारे बच्चों बादल सिंह होता है। इसको याद रखिएगा आप। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? आनंद यादव किसकी किताब थी? यहाँ से याद रखना, आनंद यादव जो था, इनके द्वारा लिखा गया एक पाठ था जिसको हम क्या कहते हैं? जूझ। तो उस जूझ नाम के इस पाठ में उल्लेखित किया गया है कि जो लेखक आनंद यादव होते हैं, उनके पिताजी क्या करते हैं? कक्षा 5वीं में ही उनका विद्यालय या स्कूल क्या कर देते हैं? छुड़वा देते हैं। पर वह आनंद यादव जो होते हैं, उनका जो दिल होता है, मन होता है, वह पाठशाला जाने के लिए क्या करता है? बहुत ज्यादा आतुर हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था?
तो इनका जो मन था प्यारे बच्चों वह किसके लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाने के लिए क्या होता था उसमें? जाने के लिए इनका मन तड़पता था या इनका जो हृदय है वह व्याकुल हो उठता था। किसके लिए? पाठशाला जाने के लिए, अर्थात विद्यालय जाना चाहते थे आपके लेखक आनंद यादव। ठीक है, उसमें काफी सारे शर्तें रखी थी उनके पिताजी ने उन्हें विद्यालय भेजने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है देखिए, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? यदि कोई बात क्या है उसमें सूत्र के रूप में लिखी गई है। सूत्र का रूप का मतलब ये होता है, सूत्र सदैव कैसे होते हैं? इतना बड़ा सूत्र थोड़ी होता है, सूत्र हमेशा सटीक एवं संक्षिप्त होता है। उस सूत्र रूप में लिखी गई बात को यदि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए विस्तार से लिखना है। यदि विस्तार से लिखना नहीं है तो अथवा उसे क्या करना है? समझाना है। तो जब किसी सूत्र रूप में लिखी गई बात को विस्तार से लिखना होता है, समझाना होता है, तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? वह क्या कहलाता है? वह भाव पल्लवन कहलाता है। आपने कक्षा 12वीं में दो चीजें आपने सुनी होगी, एक होता है भाव संक्षेपण, जिसमें एक संपूर्ण बड़े से गद्यांश या पद्यांश का क्या लिखना होता है? एक छोटा सा एक सार लिखना होता है। जबकि जब आप देखेंगे गद्यांश का सार होता है वहां पर जब आप देखते हैं तो भाव पल्लवन में क्या हो जाएगा? पल्लवन में उसे विस्तारित किया जाता है, संक्षेपण में उसे संकुचित या छोटा लघु स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर दिया हुआ है कि सूत्र रूप में लिखी गई बात, अभी मैंने आपको बताया कि सूत्र के रूप में लिखी गई बात कैसी होगी? एक छोटी सी बात होगी, और उसे जब विस्तार प्रदान करना होगा या समझाना होगा तो वह क्या कहलाता है? तो याद रखना, उसे भाव पल्लवन कहा जाता है। तो यह आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये कहलाएगा इसमें भाव पल्लवन। जब आप उसे विस्तार से लिखेंगे या समझाएंगे तो वो आपका भाव पल्लवन हो जाएगा। हाँ, इसके आगे देखेंगे, जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो। मतलब किसका संबंध नहीं होगा जी? इसमें छंदों का पूर्वापर संबंध नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि छंदों का जब पूर्वापर संबंध नहीं होता है, जब छंद आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा सा छंद प्रयोग किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? उसमें मुक्तक छंद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सरल सी बात कही गई कि जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, जहां छंदों का संबंध ही नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे उसमें? तो याद रखिए यहाँ पर हम उसे मुक्तक छंद के नाम से जानते हैं। तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तक छंद हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन के ऊपर आपके जो पाठ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए लेख है। तो यहाँ से क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया है? समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां होती है, विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज होते हैं, उन सभी रीति रिवाज और कुरीतियों पर कुठाराघात किया है। कुठाराघात मतलब एक प्रकार से उनका क्या किया? बहिष्कार किया है। उनके कहा है कि यह जो है एक प्रकार से छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर, दलित लोगों पर सौंपे गए क्या है? विभिन्न प्रकार के उपक्रम है। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर उल्लेखित है। तो श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता होती है? मतलब श्रम का जो विभाजन होता है, कार्य जो होता है, उस कार्य को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए जो विभाजन कर देना, यह किस समाज की आवश्यकता है? तो इनके द्वारा बताया गया है कि यह जो होता है आधुनिक, याद रखिएगा उसमें, यह आधुनिक सभ्य समाज जो होता है, सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज, हाँ, इसकी आवश्यकता होती है आपका क्या? श्रम विभाजन। तो श्रम का विभाजन किसके लिए आवश्यक है? आधुनिक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना क्या होना चाहिए? कार्य भी होना चाहिए। उसके बाद लिखा है इसमें कि वे अव्यय, अवयव लिखा हुआ है इसमें, वे अवयव, इसको थोड़ा सा देखना है यहाँ से, वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पर जब आप देखेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? वाक्य में किसी दूसरे शब्द के बाद लगते हैं, और दूसरे शब्दों के बाद लगने के बाद वो उस पर एक विशेष बल प्रदान करते हैं, और विशेष बल प्रदान करने के साथ साथ ही प्यारे बच्चों वो क्या करते हैं? एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। हम निश्चित अर्थ को कैसे प्रकट करते हैं, मैं पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2 उदाहरण देखिए आप यहाँ से प्यारे से, और उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ से, हाँ, जैसे अगर आपको यहाँ से पहला उदाहरण लिख दिया गया, पहले उदाहरण में आपने क्या लिखा कि मोहन, और क्या लिखा है यहाँ से? मोहन दिल्ली ही जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से पहला उदाहरण लिख दिया गया है जिसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें मोहन दिल्ली ही जाएगा। मतलब मोहन नाम का कोई लड़का है और वह कहाँ जा रहा है? दिल्ली ही जा रहा है।
अर्थात उसे दिल्ली के अलावा कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कहाँ जाएगा वह, दिल्ली ही जाएगा। तो यहाँ एक प्रकार का विशेष बल प्रदान किया जा रहा है किसके ऊपर, दिल्ली शब्द के ऊपर, कि दिल्ली ही जा रहा है। कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। भले ही मोहन के जगह, मोहन के स्थान पर सोहन, रोहन, राहुल कोई भी जा सकता है, पर जाएगा कहां पर, वह सिर्फ आपका दिल्ली ही। तो ये जो आपका ही नाम का यहाँ से आप एक शब्द देख रहे हैं, यह आपका क्या कहलाएगा, उसमें प्रभावशीलता को प्रकट करने वाला, बल को प्रदान करने वाला, निश्चितता को प्रदान करने वाला शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, तो याद रखिए दूसरे उदाहरण में लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिख दिया, लता भी सुबह से, लता भी सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो आपने क्या देखा कि लता भी सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ से लता नाम की कोई लड़की है, इसके बाद किसका प्रयोग हो गया है, तो आपने देखा इसके पश्चात किसका प्रयोग हो गया है, यहाँ पर भी शब्द का प्रयोग हो गया है। तो यह इसकी क्या कर रहा है, निश्चितता को बता रहा है, इस पर एक विशेष बल प्रदान कर रहा है कि कोई लता नाम की लड़की है, वह भी क्या कर रही है, लता भी सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। मतलब यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, और मोना भी पढ़ रही है। यहाँ पर मोना के साथ साथ याद रखना सोनल भी पढ़ रही है, सोनल के साथ साथ सोनाक्षी भी पढ़ रही है। ये लड़कियां भी पुस्तक पढ़ रही है, पर मोना, सोनल और सोनाक्षी के साथ साथ लता भी सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। अर्थात यहाँ पर लता के बारे में क्या है, यहाँ से निश्चितता है। ये लोग तो पढ़ रहे हैं, पर इनके साथ और कौन पढ़ रहा है, लता भी सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। तो इस वाक्य में भी शब्द जो है, यह लता शब्द के ऊपर एक क्या करेगा, विशेष बल प्रदान करेगा, या यहाँ इसकी एक विशेष निश्चितता को प्रकट करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर काफी सारे शब्द होते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, इधर में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से देखना, यहाँ से ही शब्द का प्रयोग हो जाएगा, भी का प्रयोग हो जाएगा, तक का प्रयोग होता है, ये आपका तक हो जाता है। यहाँ से जब आप देखेंगे तक, तक के साथ इसमें तो हो जाएगा, केवल होता है यहाँ से, केवल, मात्र आदि, ऐसे काफी सारे शब्द होते हैं। इनका सबका प्रयोग आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो आप शब्द देख रहे हैं, आदि, ऐसे काफी सारे शब्द, ये आदि शब्द जो है, ये हमारे सारे जो शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, इन शब्दों को ही तो हम क्या कहते हैं, उसमें निपात शब्द कहते हैं। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, क्या कहलाते हैं। तो याद रखना कि जब ये किसी पद के बाद लगेंगे, लता के बाद कौन लगाए, भी लगाए, दिल्ली के बाद कौन लगाए, ही लगाए, तो ये क्या करते हैं, उसमें एक विशेष बल प्रदान करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसे शब्दों को सदैव याद रखना निपात शब्द कहा जाता है। निपात शब्द इन्हें ही कहा जाता है। अब आपकी कक्षा जो है यह 12वीं में पढ़ रहे हैं हम, इसलिए इसे हम ज्यादा विस्तार से नहीं देख रहे हैं। ये तो आपको याद रखना है कि ये जो आपके निपात शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, इन शब्दों का कभी भी स्वतंत्र रूप में कोई भी अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर हमने इसमें भी की बात कर दी, अब आप मुझे सोचकर बताइए कि भी का क्या अर्थ होता है, बताइए सोचकर। भी का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि निपात शब्दों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होगा। साथ ही क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष, काल कुछ नहीं होता है। इनका लिंग भी नहीं होता, वचन नहीं होता है, और जो पुरुष होता है यह भी इनके लिए प्रयोग नहीं होता है। लिंग, वचन या पुरुष का प्रयोग इन निपात शब्दों के लिए नहीं किया जाता है। तो आपने देखा यहाँ से, यह आपका क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक क्या था, यहाँ से 5वां। और इस 5वें प्रश्न के अंतर्गत यहाँ से देख रहे थे आप, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें विपरीतार्थक शब्द से लेकर इसमें निपात शब्द तक हमने सारे यहाँ से देख लिए हैं। कुल मिलाकर आपके 32 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके लिए तैयार हो चुके हैं। और यह जो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, ये विगत वर्षों के प्रश्नों पत्र से यहाँ से समावेशित करके आपके लिए बनाया गया है। पिछले साल से आप 3-4 साल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मुख्य प्रश्न के रूप में आपको शामिल है यहाँ पर। और यही सारे प्रश्न जो हो सकते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए संभावित हो सकते हैं। तो इनका आप अध्ययन अवश्य कीजिएगा, और आपको वैसे भी सारी चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है यहाँ से। तो आज इसके पश्चात हम यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 अंक वाले कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। और उसमें 2 अंक वाले कुल 10 प्रश्न जो होंगे, वहां से प्रत्येक जो प्रश्न हो जाएगा वह 2-2 अंक का तो होगा, पर उसके हम अथवा के प्रश्नों को भी आपको यहाँ से हल करवाएंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये सारे के सारे समाप्त हुए। धन्यवाद।